तो आज के लाइव सेशन के जो मकसद था वो तो मैंने आपको बता दिया था पहले। टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास केवल 15 दिन बचे हैं और इस 15 दिन में एक वास्ट सिलेबस हमारे सामने है, बायोलॉजी का भी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है बच्चों के दिमाग में कि ये 15 दिन जो बचे हैं उसमें कैसे पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैं स्पेशली यहाँ पे बायो के लिए आया हूँ आपके सामने। तो बायो कैसे 15 दिन में कवर करना है, क्या टॉपिक्स को हम पहले पढ़ें, क्या टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ें, किन टॉपिक्स को हम अभी थोड़ा छोड़ सकते हैं, इन सब के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने। तो देखिए बच्चों, 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 15 दिन में सबसे पहला जरूरी सजेशन जो आपके लिए है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपको इन 15 दिन के दौरान क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। अब आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने, क्वेश्चंस लगाने का टाइम चला गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, टेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। रिवीजन करना है, टेक्स्ट पढ़ना है। अब आप रिवीजन कहां से करोगे? तो रिवीजन के लिए एनसीईआरटी, दैट मोस्ट। एनसीईआरटी के बाद जो आपके पास क्लास नोट्स हैं वो, तो ये दोनों चीजें, आपकी एनसीईआरटी, आपके नोट्स, ये दोनों को आप रिवाइज कीजिए। क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 15 से 20 दिन के अंदर कि वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते, वो नोट्स नहीं पढ़ते, वो रिवीजन नहीं करते, लेकिन किसी एक साइड से क्वेश्चंस उठा लिए, वहां से क्वेश्चंस करने लगे, दूसरी साइड से क्वेश्चंस उठा लिए, वहां से क्वेश्चंस करने लगे। देखिए, क्वेश्चंस करने का फायदा तब है जब आप पूरी तरीके से रिवाइज कर चुके हो सिलेबस को, आपने सारे टेक्स्ट पढ़ रखे हैं, तब आप क्वेश्चन करो। जब आपने सिलेबस को रिवाइज ही नहीं किया है, आपके दिमाग में वो सब बातें आई नहीं और आप सीधे क्वेश्चन करोगे, तो आप क्या करना चाह रहे हो? आप आंसर रटना चाह रहे हो, वो सही तरीका नहीं है। तो फिलहाल अगले 15 दिन तक आपने कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में बायोलॉजी के आपको सॉल्व नहीं करने हैं, ये टाइम वेस्ट होगा। बेहतर है कि इन 15 दिन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने एनसीईआरटी को और अपने नोट्स को रिवाइज करें। तो एक बात तो तय हो गई कि क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। अब क्या करना है? तो रिवीजन करना है एनसीईआरटी के टेक्स्ट को और आपके नोट्स को। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से टॉपिक्स पहले पढ़े जाएं, कौन से टॉपिक्स बाद में पढ़े जाएं, ये दूसरा सवाल है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ये नंबर में ज्यादा है, इनका वेटेज कम होता है। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो अकॉर्डिंगली वेटेज बताऊंगा कि आपको पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं और आखिरी के 2-3 दिनों में कौन से चैप्टर्स करने हैं। ये 15 दिन का मैं आपसे शेड्यूल की बात कर रहा हूं कि पहले कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, फिर बाद में कौन से चैप्टर्स करने हैं, और सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन नहीं लगाना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के वेटेज वाइज हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का वेटेज क्या कहता है। वेटेज की बात कीजिए तो 12th क्लास में ये जो यूनिट है, रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन यूनिट से इस 4 चैप्टर आते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टर से ऑन एन एवरेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 9 से 10 क्वेश्चन के बीच में होगा। 9 से 10 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से होंगे। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है बाद में पढ़ना भी बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको वेटेज की बात कर रहा हूं। तो ये 4 चैप्टर्स से 9 से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं नीट 2020 में। इसके बाद जो अगला यूनिट है 12th क्लास का, वो है जेनेटिक्स का यूनिट। और जेनेटिक्स के इस वाले यूनिट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। ये जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन, इनसे 11 से 10 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का आपका वेटेज है 10 से 11 क्वेश्चन। ये बात जान लीजिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे सेकेंड यूनिट से। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। तीसरा जो यूनिट है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, वो है आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर ये एक ऐसी यूनिट है जिसका ट्रेंड अगर हम देखें तो पहले तो इस यूनिट से सवाल कम आया करते थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से इस पर्टिकुलर यूनिट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरी यूनिट है ये बायोलॉजी के एप्लीकेशन पे बेस्ड है कि बायोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे सवाल, वो 6 सवाल एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर यूनिट से।
मैक्सिमम मैक्सिमम हो गया तो 8 सवाल आएंगे, मिनिमम मिनिमम हुआ तो 4 सवाल आएंगे, मतलब प्लस माइनस 2 लेके चलिए आप हर चीज में। तो 6 सवाल आएंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 12th का यूनिट, वो है इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी, इससे 2 चैप्टर हैं और दोनों ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स को, जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर्स को कवर करने के बाद आपको 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है कि चैप्टर का जो है वो कंटेंट कम है, लेकिन इसके जो मार्क्स का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो 3-3 क्वेश्चंस अगर आप लगा लीजिए तो काफी मार्क्स गेनिंग चैप्टर होगा ये बायोटेक्नोलॉजी। 6 क्वेश्चंस सिर्फ 2 चैप्टर से। लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी, और ये ऐसा यूनिट है जहां तक पहुंचते 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 बच्चे दम तोड़ चुके होते हैं। 12th क्लास में जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो इकोलॉजी आते आते वो दम तोड़ चुके होते हैं, और इकोलॉजी को कोई भी बच्चा उतना सीरियस नहीं पढ़ता जितना उसको जेनेटिक्स पढ़ना चाहिए या फिर उसे रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ना चाहिए, और ये एक डिसएडवांटेज है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स के वेटेज देखिए तो 12 क्वेश्चंस का वेटेज है, प्लस माइनस 2 आप यहां भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहां से आ सकता है, इकोलॉजी से। तो टोटल 12th को हमने 5 यूनिट में बांटा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 12th के यूनिट के बाद अगर हम 11th के यूनिट्स पे चले, 11th क्लास की यूनिट्स पे, तो 11th क्लास में सबसे पहली यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। 11th क्लास की ये पहली यूनिट, जहां 4 चैप्टर्स आते हैं। इन चारों चैप्टर्स के मार्क्स देखिए तो अच्छे खासे मार्क्स हैं, और यहां से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, और बच्चे इन इसके क्वेश्चंस पे अक्सर गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें रटने की चीजें हैं, तो रटना भी है और समझना भी है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों को इतनी सारी बातें इस चैप्टर की मेमोराइज करने में। तो यहां से सवाल कितने आने वाले हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 10 सवाल आएंगे इस पार्टिकुलर यूनिट से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट जो यूनिट है 11th क्लास की, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और टिश्यू, ये 3 चैप्टर आते हैं। तीनों चैप्टर के वेटेज देखिए तो यहां से भी 10 क्वेश्चन है। ये भी जो पार्ट है ये बच्चों का थोड़ा वीक हो जाता है, रीजन सेम, रटने का भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो कॉन्सेप्ट भी है और रटने वाला भी है, तो बच्चों को मेमोराइज करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, इसलिए इस चैप्टर पे बच्चे अक्सर वीक होते हैं इस पार्ट पे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज द सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर्स आते हैं, सेल यूनिट स्ट्रक्चर, देन बायोमोलिक्यूल्स एंड फाइनली द सेल साइकिल। इन 3 चैप्टर का वेटेज अगर आप देखिए तो 10, लेकिन फर्क क्या है, इन तीनों से भी 10, इन तीनों से भी 10, लेकिन यहां आपको रटना बहुत पड़ेगा, यहां आपको रटना कम है। तो सेल यूनिट जो है वो आपको कम रटने कम रटना है, लेकिन आपको मार्क्स ज्यादा देगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट है बायोलॉजी की। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। बच्चों, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर्स आते हैं, पूरा का पूरा समझना है। इस पूरे यूनिट में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। आखिरी अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें, ये थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है जहां आपको रटना पड़ता है, वरना शुरू के चारों चैप्टर एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, जहां आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर से 8 क्वेश्चंस आने की संभावना है, वेटेज कम है, जरा ध्यान दीजिएगा, वेटेज कम है प्लांट फिजियोलॉजी का 5 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। नाउ लास्ट एंड द लास्ट 11th क्लास की लास्ट यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। हर किसी को इंटरेस्टिंग लगती है कि ह्यूमन की बातें होती हैं, और इंटरेस्टिंग भी है, समझना भी है, इसमें रटने का इतना कुछ है नहीं। तो ये जो यूनिट है 7 चैप्टर की, इससे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे नीट में, और 15 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको नीट में। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब फिर से उसी सवाल पे आते हैं कि ये तो हमने वेटेज समझ लिया, पढ़ना किसको पहले है किसको बाद में है। तो मेरा आपसे सिंपल सजेशन ये है कि जो डाइवर्सिटी वाला यूनिट है, दैट इज जहां लिविंग वर्ल्ड आता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आता है,
प्लांट किंगडम आता है, एनिमल किंगडम आता है। ये जो 4 चैप्टर वाला यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर के आपके पास नोट्स होंगे, एनसीईआरटी है। इस चैप्टर को आपने लास्ट में करना है रिवाइज। जी हाँ, क्या बोला मैंने? सबसे लास्ट में आप रिवाइज करोगे इस पर्टिकुलर यूनिट को, जिसको हम डाइवर्सिटी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी अगर पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की डेट में भी अगर आप रिवाइज कर लो तो 10 तारीख को, 11 तारीख आते आते वो सब भूल जाओगे। तो जरूरी है कि इस यूनिट को, डाइवर्सिटी यूनिट को आप लास्ट में रिवाइज कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में। ठीक, इसके बाद जो दूसरी यूनिट है जो आपको लास्ट में रिवाइज करनी है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल और प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी और टिश्यू वाली जो यूनिट है, उस यूनिट को भी लास्ट में रिवाइज करना है। तो दो ऐसी यूनिट है बायोलॉजी की जो कि नो डाउट मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा वेटेज रखती है, मगर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इन यूनिट्स को जितना डिले करके पढ़ा जाए, जितना डिले करके रिवाइज किया जाए, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके दिमाग में मेमोराइज रहें। ठीक है, क्योंकि भाई मेमोरी है, इंसान की ब्रेन है, वक्त जैसे जैसे बीतता जाता है मेमोरी लॉस होती जाती है और आप भूलते जाते हो। तो डाइवर्सिटी यूनिट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये दो ऐसे यूनिट है जो आपको बाद में कवर करने हैं। तो पहले क्या करना है? तो पहले करना है जो बच गए यूनिट, जैसे 11th की बात करें, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये तीन हो गए 11th के टॉपिक्स, 11th की यूनिट जो आपको पहले कवर करनी है एटमोस्ट। फिर 12th की जितनी भी यूनिट्स हैं उसे भी आपको पहले कवर करना है। ठीक, तो पहले कौन से कवर करना है? तीन, 11th के और 12th के यूनिट्स। और लास्ट में कौन कवर करना है? डाइवर्सिटी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट। ये तो हो गया आपको कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है। और जैसा मैंने कई बार कहा कि बच्चों, क्वेश्चन मत लगाना। अब सिर्फ आपको कंटेंट पढ़ना है जो आपने पढ़ रखा है, क्लास में आपने कई बार पढ़ रखा है, उसी कंटेंट को आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली ये था कि हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। और पहली यूनिट जो मैं लेके आया हूं आज के लिए वो है सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं। और कवर करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ऐसे तो सेल बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे, सब तो इतने कम टाइम में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की बात करूंगा जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं और जिससे क्वेश्चन भी आएंगे। ये दोनों बातें, डिफिकल्ट भी है और क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं सेल बायोलॉजी के जो आसान हैं और क्वेश्चन आते हैं। तो जो आसान है वो हर किसी ने पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ रखा होगा। मैं सिर्फ बात करूंगा उन टॉपिक्स की जो किसी ना किसी को या मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को मुश्किल लगती है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डाउट है कि इस पार्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो शायद मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो वो बेसिकली एक गैम्बलिंग कर रहे हैं अपने साथ। वो इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जा रहे हैं या अच्छे से नहीं पढ़ के जा रहे हैं, और फाइनली वो ये उम्मीद रख रहे हैं कि या अल्लाह इस पार्टिकल टॉपिक से क्वेश्चन ना आए। ये बता देता हूं मैं आपको। तो कौन सा है वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सेल बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स में से हैं और जहां से क्वेश्चन आने के 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हमारा आज का डिस्कशन होगा सेल बायोलॉजी से। बच्चों, सेल बायोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं इसमें 3 चैप्टर आते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पहला चैप्टर, जहां पे हम सेल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि सेल कैसे बनी हुई है। सेल वाल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जहां सेल में मौजूद बायोमोलिक्यूल्स की बात होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, उनके स्ट्रक्चर की बात होती है। और तीसरा चैप्टर है सेल साइकिल, जहां हम ये पढ़ते हैं कि एक सेल की लाइफ जब गुजरती है तो सेल कौन कौन से फेजेस से गुजरता है, और सेल जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर कौन कौन से फेजेस होते हैं डिवीजन के टाइम पे, ये सारी बातें। ठीक, तो सेल बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जरा नोट करते हुए चलिए। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर दिख रहा है?
मोबाइल से लाइव हूँ इसलिए इश्यू आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा, हार कभी नहीं माननी चाहिए। अगर मुश्किलें सामने आती हैं तो ठीक है, फर्म होकर के उसका सामना कीजिए, लड़िए और अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि बेहतर कर सकें, है ना? ऐसा नहीं है कि अब हम डायरेक्ट लाइव नहीं जा सकते तो एटलीस्ट मोबाइल से जा सकते हैं। इससे तो कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो ही सकती है ना? ना जाने से तो ये बेहतर है। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है? क्या आपको दिख रहा है? रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, फ्लैजेला। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी क्या चीज होती है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, ये तीनों एक ऐसे टॉपिक हैं जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बेसल बॉडी क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पे कई तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, शेप के बेस पे हम बताते हैं। बट इनके अलावा भी कुछ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिक तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनको हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, जैसे कि हम बताएंगे आपको आगे चल के, लैम ब्रश क्रोमोसोम और पोलिटीन क्रोमोसोम। ये दो जो ऐसे टॉपिक हैं, ये आप अपने से सवाल पूछे तो थोड़ा डाउटफुल होते हैं कि इससे अगर क्वेश्चन आया तो शायद मुश्किल हो जाएगी क्वेश्चन का जवाब देना। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तीसरा जो टॉपिक है यहाँ पे, वो है बच्चों स्ट्रक्चर्स विच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन बैक्टीरिया। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक्सक्लूसिवली कहां मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया में। जब आप सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे मीजोजोम्स, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, क्रोमेटोफोर्स, गैस वैक्यूल्स, ये सारे के सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो केवल और केवल आपको बैक्टीरियल सेल में दिखते हैं और ये बैक्टीरियल सेल की यूनिकनेस को दर्शाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यहां से सवाल आ सकता है। किस पे, मीजोजोम पे या प्लाज्मिड पे या इंक्लूजन बॉडी पे या गैस वैक्यूल पे या क्रोमेटोफोर्स पे। The structures which are present exclusively in bacteria. Now the next important topic in the line ये है इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल से जो बन के बनता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, जहां पे सवाल अगर आप देखिए तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब यह है कि गोल्जाई बॉडी आ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएंगे, लाइसोसोम्स आ जाएंगे, वैक्यूल आ जाएंगे, और इन चारों सेल ऑर्गेनल्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं। उसी सिस्टम को हम इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं और इस पे सवाल थोड़े से टेढ़े बनते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे, आरईआर के फंक्शन पे, गोल्जाई बॉडी के फंक्शन पे, कौन पैकेजिंग करता है, कौन सिक्रीशन करता है, कौन ग्लाइकोसाइलेशन करता है, कौन ग्लाइकोसाइडेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, इतने सारे सवाल बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से और अक्सर कंफ्यूजन के कारण बच्चे गलत करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, दैट इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इस पर्टिकुलर मॉडल पे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल हो गया, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम हो गए, ये तो जो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक्स क्या है, सेल स्ट्रक्चर वाले पार्ट से। तो सेल स्ट्रक्चर से कौन से ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताया जो डिफिकल्ट भी है और क्वेश्चन भी आएंगे। नंबर 1 सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, ये वाली। सेकंड सेकंड structures which are exclusively found in the prokaryote. Third, a special type of chromosome, endomembranous system and fluid mosaic model. तो ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले रिवीजन करना होता है, सबसे पहले रिवीजन करना होता है। बाकी टॉपिक्स भी हैं बट उन सारे टॉपिक्स में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बहुत आसान है। आपसे न्यूक्लियस पे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ पता है न्यूक्लियस के बारे में। क्लोरोप्लास्ट पे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, सब जानता है, वहां गलती नहीं होती है। जहां गलती हो सकती है या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई है, वो ये टॉपिक्स है बच्चों। तो हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी,
बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला की। देखिए, हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है? बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल। ये सारे स्ट्रक्चर, और एक और स्ट्रक्चर मैं अलग से ऐड कर रहा हूं, दैट इज एक्सोनीम। ये सारे स्ट्रक्चर्स की मैं आपसे बात करूंगा बच्चों, जरा ध्यान से सुनते रहना इन सारे पॉइंट को। ओके, आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल और एक्सोनीम की। इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत फंडामेंटल बात बताता हूं। देखिए, ये जो हमारी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल मान लीजिए, ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, और इस यूकैरियोटिक सेल का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिखा दिया। चलिए, न्यूक्लियस दिखा दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में, एनिमल सेल में स्पेशली एक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल, जो कि पेयर में पाए जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री अलाइंड होते हैं। तो एक टिपिकल एनिमल सेल के अंदर, हमारे पास दो सेंट्रियोल होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं, और ये दो सेंट्रियोल के आसपास कुछ फ्लूइड होता है प्रेजेंट। इस दो सेंट्रियोल के आसपास फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक? इस फ्लूइड और इन दोनों सेंट्रियोल को एक साथ हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम क्या होता है कि एनिमल सेल में हमारे पास ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं जो 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं। इन सेंट्रियोल्स के अलावा इसके आसपास का जो फ्लूइड है, अगर हम उसे इंक्लूड कर लें तो ये पूरा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या बन जाता है? इसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक तो सेंट्रियोल आएगा इसमें, और इसके अलावा जो फ्लूइड है उसके आसपास, तो ये हो गया सेंट्रोजोम। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये इनमें से एक सेंट्रियोल थोड़ा सा आगे खिसका, और खिसक खिसक के ये कहां पहुंच गया? मेम्ब्रेन के पास, मतलब सेल के किनारे में। तो इन दो सेंट्रियोल में से किसी एक को हम ले लेते हैं, और इस सेंट्रियोल को हम खिसका खिसका के कहां पहुंचा देते हैं? मेम्ब्रेन के पास। देखिए, ये सेंट्रियोल को हमने यहां लेके आ गए, एक सेंट्रियोल को। अब ये जो सेंट्रियोल है बेसिकली है क्या? एक सिंगल सेंट्रियोल है क्या? तो मैं कहूं कि ये एक रॉड रखी हुई है ऐसे, और ये दूसरी रॉड रखी हुई है ऐसे, दोनों 90 डिग्री पे है, तो दो रॉड है आपके पास ऐसे, जिनको आप सेंट्रियोल कर रहे हैं। अब इस रॉड जो कि आप एक सिंगल सेंट्रियोल है, आप इसको देखो, इस रॉड को ऐसे कट करो ट्रांसवर्स सेक्शन में, और झांको ऊपर से। तो अगर इस पर्टिकुलर सेंट्रियोल को आप देखोगे बच्चों, इस एक सिंगल सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे, तो आपको स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि एक सेंट्रियोल में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, एक सिंगल, अगर आप सेंट्रियोल को जरा ध्यान सुनना मेरे बच्चों, देखिए, ये पूरा एक रॉड समझिए, यहां से लेके ये पूरा क्या है? एक सेंट्रियोल। ये ऐसे हमने सेंट्रियोल को रख दिया, ठीक है, और आप ऐसे देख रहे हो। तो जब आप एक सिंगल सेंट्रियोल को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि एक सिंगल सेंट्रियोल में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स अरेंज हैं। जैसे एक दो तीन, तीन फाइबर यहाँ पे है, फिर तीन फाइबर यहाँ पे है, तीन फाइबर यहाँ पे है, तीन फाइबर यहाँ है, तीन यहाँ है। तो ऐसे करके तीन तीन के सेट में टोटल 9 फाइबर है जो पेरिफेरी पे है, और एक सेंट्रल रीजन है, एक सेंट्रल रीजन है,
एक सेंट्रल रीजन और उसके चारों तरफ 3-3 के सेट में फाइबर्स अरेंज हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 3 फाइबर स्टैंड करा दिया, 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरीके से करके मैंने 9 सेट बना लिए और सेंटर में होलो रख दिया। तो ये जो पूरा जो अरेंजमेंट बन के आया, ये कैसा अरेंजमेंट है? इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? 9+0 ऑर्गेनाइजेशन। ये 9+0 ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली? बच्चों बेसिकली 9+0 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि 9 जो है, 9 क्या है? 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स हैं, 1 2 3 9 ट्रिपलेट्स हैं और बीच में क्योंकि कोई रॉड प्रेजेंट नहीं है तो बीच में हॉलो है, तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 9+0 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पेरिफेरी पे 3-3 के 9 सेट हो, ट्रिपलेट्स हो और वो कितने हो? 9, और उसके सेंटर में कोई रॉड ना हो। अगर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम 9+0 ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और एक टिपिकल सेंट्रियोल का यही ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये चीज है क्या बेसिकली? तो बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है? ट्यूब्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। 1 2 3, तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये इस तरीके से अरेंज होंगी लेंथ वाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप मसल्स पढ़ते हो। तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या है बेसिकली? दीज आर माइक्रो ट्यूब्यूल्स। कितनी है? 1 2 3, तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल जब इकट्ठा हो गई तो एक ट्रिपलेट बना। वैसे 3 यहां इकट्ठा हो गई, दूसरा ट्रिपलेट बना। तो ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं? 9 ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट कहां है? बाहर बाहर है, पेरिफेरी पे है। और सेंटर में क्या है? कुछ नहीं है। तो सेंटर इज हॉलो और पेरिफेरी हैज 9 ट्रिपलेट्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो देखिए 3 यहां है, 3 यहां है और टोटल 9 है, तो इसका मतलब 27 माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक, तो एक सेंट्रियोल को जब हम देखते हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से बनता है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक रॉड है, एक रॉड है। ये रॉड एक प्रोटीन की बनी होती है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बने होती है रॉड, जिनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और उन रॉड के अरेंजमेंट से बनता है सेंट्रियोल। फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने? मैंने कहा एक प्रोटीन है आपके पास जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। उस प्रोटीन से आपने एक रॉड बनाई जिसका नाम दिया माइक्रोट्यूब्यूल, और उस रॉड से आपने एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिस स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन 9+0 है, और उस स्ट्रक्चर को आपने नाम क्या दिया? सेंट्रियोल। और एक एनिमल सेल में ऐसे 2 सेंट्रियोल होते हैं जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अलाइंड होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन, इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी है। क्या रिश्तेदारी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल। और वो माइक्रोट्यूब्यूल किस फैशन में अरेंज है? 9+0 फैशन में। 9+0 का मतलब 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, 9 सेंट्रल ट्रिपलेट नहीं बच्चों, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, एंड देयर इज सेंट्रल हॉलो रीजन, सेंट्रल हॉलो रीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल सेंट्रियोल। ठीक है, चलिए। तो ये सेंट्रियोल जो मैं यहां लेके आया हूं किनारे में, ये पूरी सेल है, सेल के मैं किनारे में एक सेंट्रियोल को लेके आया हूं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंट्रियोल की बात करूं तो इस सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 9+0। अब क्या होगा? ये सेंट्रियोल जब किनारे में चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे में, तो सेल ने पूछा उससे कि भैया जी कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ नया स्ट्रक्चर डेवलप करना है अपने में से। बोला कि अच्छा क्या डेवलप करने जा रहे हो वहां पे? तो सेंट्रियोल ने कहा कि मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिस स्ट्रक्चर के कारण इस सेल के पास सीलिया और फ्लैजेला डेवलप हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो सेंट्रियोल जो यहाँ से भटक भटक के पहुंच गया है किनारे में, ये सेंट्रियोल बनाने जा रहा है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे कि सेल का सीलिया और फ्लैजेला बनेंगे। समझाता हूं मैं आपको। ये जो सेंट्रियोल है, ये जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, इस सेंट्रियोल को अब हम सेंट्रियोल ना कह करके
इस पर्टिकुलर सेंट्रियोल को हम सेंट्रियोल ना कह करके इसको हम एक अलग नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? बेसल बॉडी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? बेसल बॉडी। तो व्हाट इज बेसल बॉडी? वो सेंट्रियोल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किनारे पहुंच गया है। किस नियत से पहुंचा है? नियत ये है इसकी कि आगे जाके क्या बनाए? सीलिया और फ्लैजला। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या ये बेसल बॉडी और सेंट्रियोल दे आर द सेम थिंग? तो यस, दे आर द सेम थिंग। डिफरेंस इज द इंटेंशन। दिस बेसल बॉडी ये क्यों आया है? सीलिया फ्लैजला बनाने के लिए। और ये जो यहाँ सेंट्रियोल है ये सीलिया फ्लैजला नहीं बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे नीट में सवाल आ जाए कि बेसल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो बेसल बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? 9+0, वैसे ही जैसे के सेंट्रियोल का था। तो जो सेंट्रियोल के बारे में आपने अभी पढ़ा, मैंने बताया आपको, वही बातें बेसल बॉडी के लिए अप्लाई हो जाएंगी। अब यही जो बेसल बॉडी है जिसका ऑर्गेनाइजेशन है 9+0, आप क्या देखोगे कि ये जो किनारे में आया है इसकी नियत जानते हो ना क्या है? इसकी नियत है कि आगे जाके क्या बनाएगा? सीलिया और फ्लैजला। अब कैसे बनाएगा वो भी सुन लीजिए। ये जो बेसल बॉडी है, इस बेसल बॉडी से एक चीज इमर्ज करेगी। देखिए, एक स्ट्रक्चर इस बेसल बॉडी से निकलेगा इस तरीके से। और जब ये स्ट्रक्चर इमर्ज करेगा इस तरीके से, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे थी, उसको वो पुश करेगा। जब पुश करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एक्सटेंड करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी साथ साथ एक्सटेंड होते जाएगी। ये जो एक्सटेंशन निकल रहा है, ये एक्सटेंशन किससे निकला है? बेसल बॉडी से। और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस एक्सटेंशन को कवर कर लेगी। ठीक, ये जो ग्रीन कलर का एक्सटेंशन निकल रहा है, ये कहां से निकला है? बेसल बॉडी ने। बेसल बॉडी की नियत थी ना कि सीलिया फ्लैजला बनाए गए, तो उसी के चक्कर में इसने एक एक्सटेंशन दिया, एक रॉड डेवलप की। और ये जो रॉड है, इस रॉड को कौन कवर कर लिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रॉड निकल के आई है बेसल बॉडी से, जिसका बेस बेसल बॉडी है, ये जो रॉड एक्सटेंड कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने साथ लेके जा रही है, इस रॉड को कहते हैं हम, क्या कहते हैं रे? इस रॉड को कहते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम। तो एक्सोनीम क्या है? एक्सोनीम बेसिकली इट इज अ रॉड, यू कैन से इट इज अ रॉड which extend from the basal body and it is covered by the thin sheet of the plasma membrane. आ रही है आप लोगों को? तो ये एक्सोनीम बेसल बॉडी क्लियर है। अभी मैं इस लाइव सेशन को यहाँ बंद कर रहा हूँ, वापस 1 मिनट में आऊंगा रिटर्न, ठीक है? क्योंकि पीसी से लाइव जाऊंगा ताकि बेहतर हो सके। अभी तो मोबाइल से जा रहा था, लेकिन इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज ही के आज रात क्लियर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आपने मेरे साथ क्लियर नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है खुद से क्लियर करने में। तो जिन लोगों के ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है, इंजाइम्स भी हैं आज के लेक्चर में, सेल साइकिल वो भी हैं, ठीक है? स्पेशल क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे सीलिया फ्लैजला की। 2 मिनट में आपके साथ फिर वापस आता हूं, तब तक के लिए मजे कीजिए और एडवर्टीजमेंट देखिए। बाय।